हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम भाई कुछ ही दिन में आने वाले हैं, पता भी नहीं चलेगा ये समय कब निकल गया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं कराएंगे, अब आपको एकदम से स्मार्ट स्टडी कराएंगे जिसमें वन शॉट प्रत्येक चैप्टर की लाएंगे। इंपोर्टेंट सवाल केवल आप उनको करते चलिए और 95 से ऊपर लाइए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। लास्ट तक क्लास को जरूर देखना, गारंटी दे रहा हूं आपका स्कोर 95 से ऊपर जाएगा अगर नियमित रूप से आप इन क्लासों को करते चलेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने करवाया भी है। देखो कुछ बच्चे कह रहे थे ये चैप्टर छूट गया, बिल्कुल नहीं छूट गया भाई, इस चैप्टर को ही कराएंगे। फोर्थ चैप्टर फर्स्ट बुक का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट कराने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है वो कराएंगे। देखते हैं किसमें है कितना दम। और भैया तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक 95 प्लस नहीं ले आएंगे। कुछ खास क्वेश्चन आपके लिए कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, जिनमें पहला क्वेश्चन कराएंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं, 4 विशेषताएं, क्योंकि मैं वही ला रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के लक्षण ये पूछे जाते हैं। अंतरकाशी यौगिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर। साथ ही साथ कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आपको पढ़ाएंगे। आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले कराने वाला हूं भाई कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले हम आपको ये कराएंगे, ठीक है। तो मैं अगर आपको नॉर्मली अगर थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग इतना समझने की कोशिश करना कि भाई ये जो आवर्त सारणी है इसमें ये एलिमेंट एस ब्लॉक तत्व हैं बच्चों, एस ब्लॉक तत्व हैं। और ये एलिमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भैया पी ब्लॉक तत्व हैं। कौन से हैं, पी ब्लॉक तत्व हैं। और भैया ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ध्यान रखना ये डी ब्लॉक तत्व हैं। कौन से हैं, डी ब्लॉक तत्व हैं। थोड़ा सा समझ लो। और देखो ये जो आपको यहां 2 श्रेणी दिखाई दे रही है ये भैया ए ब्लॉक तत्व हैं। कौन से हैं, एफ ब्लॉक तत्व। पहले तो आवर्त सारणी में ये देख लो कौन तत्व कहां पे है। मैं इनका अब्बाऊ नियम से एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है वो भैया एस ब्लॉक तत्व होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है वो पी ब्लॉक तत्व होगा। अगर एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक तत्व, और एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक तत्व। बात क्लियर हुई। तो ये आवर्त सारणी में आपको पता पड़नी चाहिए। इसके साथ ही मैं अगर आपसे बात करूं तो ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं जो परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के कहां तक है भाई, 71 तक है। ध्यान रखना ये एफ ब्लॉक तत्व है बेटा। कौन से तत्व हैं, तो ये एफ ब्लॉक तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक। लेकिन एफ ब्लॉक तत्व में परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71, मतलब लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक। ल्यूटेटियम के तत्व क्या कहलाते हैं भाई, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। अभी पढ़ाएंगे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। वही अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो तत्व आप देख रहे हो थोरियम, देखो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये परमाणु क्रमांक आप लोग ये मैं बताऊंगा कि भाई एस ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं, पी कौन से, ये सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D, ये सब मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पहला ही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूं। और क्वेश्चन है भैया कि संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, इनके 4 प्रमुख लक्षण बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट देयर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक। ये आपको क्वेश्चन का जवाब देना, तो सिंपल सा लिखोगे वे तत्व जिनका एसपीडीएफ में, बहुत सिंपल भाषा में कराऊंगा, वे तत्व जिनका एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है भाई क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ध्यान रख लो। तो क्या लिखोगे, वे तत्व, सिंपल सा लिखोगे आप लोग। एक पेज और ले रहा हूं यहां पे इनके लिए। तो वे तत्व जिनका एस पी डी व एफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, मैं इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अंतिम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में, किसमें भैया, डी उपकोष में प्रवेश करता है, में प्रवेश करता है, क्या कहलाते हैं भैया, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? आपसे फॉर एग्जाम्पल भी तो देना है साथ में आपको, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता तो धीरे से एग्जाम्पल आपको दे देना। जैसे लोहा आयरन 26 होता है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 ये लिख के आना जितना मैं लिख रहा हूं, 3s2 3p6 4s2 और 3d6 ये मैंने बताया होगा। अंतिम कोष है 3d6, जब इसके डी उपकोष में कितने कमरे होते हैं भैया, 5 कमरे होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। और देखो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले प्रोगे हुंड ने बोला था, फिर दूसरा, तो कितने जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये संक्रमण तत्व है। मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी एक ऑर्बिट मिल जाए या ज्यादा मिल जाए वो सब क्या होंगे, संक्रमण तत्व होंगे। और जब ये संक्रमण तत्व है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, संक्रमण तत्व भी होगा। बात क्लियर हुई? फिर इसके बाद इसके लक्षण लिखोगे, 4 प्रमुख लक्षण की बात करिए, हम ज्यादा लिख लेंगे क्योंकि पूछा ही जाता। पहला लक्षण आप लिखोगे कि भाई अंतिम डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या लिखोगे, संक्रमण तत्व के अंतिम डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखोगे अंतिम डी उपकोष में, डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लिखोगे। कोई दिक्कत? अयुग्मित होने चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहना ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, यह रंगीन यौगिक क्या बनाते हैं भैया, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये लिखोगे। भाई जो अयुग्मित होते हैं ना, निश्चित रूप से वो रंगीन आयन या यौगिक, आयन भी लिख देना, ठीक है ना। तो कह देना ये उच्च गलनांक और क्वथनांक वाली भारी धातु होती है, या लिख सकते हो आप, यह उच्च गलनांक व क्वथनांक, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाली धातुएं होती हैं। धातु तो ये होंगी, धातुएं होती हैं। बताओ कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पूछे, कह देना रंगीन संकुल यौगिक बनाते हैं, क्या लिखोगे, यह धातु रंगीन संकुल यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे संकुल क्या है। वैसे यहां एग्जांपल दे दे रहा हूं, जैसे K4FeCN6, ये जो आपको दिखाई दे रहा बड़ा क्वेश्चन, ये संकुल होता है, क्या होता है, ये संकुल होता है। तो ये निश्चित रूप से संकुल ज्यादातर जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। परवर्ती संयोजकता और परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, तो क्या लिखोगे, परवर्ती, ज्यादा लिख दे रहा हूं मैं अंतर, परवर्ती संयोजकता वह ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, वह ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, संख्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भैया। चेंज होती रहती है, ठीक है ना। सामान्यतः ये अनुचुंबकीय होते हैं, क्या होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है कुछ एक को छोड़कर। तो क्या लिखोगे, सामान्यतः यह अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय
सामान्यतः यह अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये अनुचुंबकीय होते हैं। अच्छे उत्प्रेरक के गुण होते हैं, क्या लिखोगे? इनमें अच्छे उत्प्रेरक के गुण होते हैं, इनमें अच्छे उत्प्रेरक के गुण होते हैं, के गुण होते हैं, मतलब अच्छे उत्प्रेरक के क्या होते हैं? इनमें गुण होते हैं। ज्यादातर अभिक्रिया में लिए ये धात्विक चालकता प्रदर्शित करते हैं। एक पॉइंट और लिख देना यहीं पे 8वां, यह धात्विक चालकता प्रदर्शित करते हैं। कौन सी चालकता भाई? तो सीधा जवाब दोगे ये धात्विक चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये इतना सा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना ही पेपर में लिख के आना है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना सभी के पास? आपके पास बेटा उतना टाइम नहीं है कि आप लोग इसका आंसर जो घुमा फिरा के दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने सिंपल यही बोला है, एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ये लिखने हैं कि भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन अयुग्मित जो होता है डी में जाता है, रंगीन यौगिक बनाते हैं, गलनांक क्वथनांक ज्यादा होते हैं इनके, रंगीन संकुल यौगिक बनाते हैं, परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं, धात्विक चालकता प्रदर्शित करते हैं, और जो उत्प्रेरक का भी क्या करते हैं बच्चों? काम करते हैं। इतना लिख देना, आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला। विस्तृत में पूछा जाता है, बड़े में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अंतरकाशी यौगिक से आप क्या समझते हैं? इन यौगिकों, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात हैं। क्यों ज्ञात हैं? तो पहले ये पता होनी चाहिए कि भाई ये अंतरकाशी यौगिक क्या होते हैं। इनकी जानकारी अगर आपको पूरी होगी तो आप क्या कर पाओगे? आंसर कर पाओगे। तो ठीक है, तो देखो ये अंतरकाशी यौगिक होते हैं। मान के चलिए ये कोई धातु है, ये क्या है? कोई धातु है ये, ठीक है ना। और देखो ये इसके नीचे मैं ये बना रहा हूं, ये धात्विक क्रिस्टल होते हैं। इस तरीके से धातुओं के आकार होते हैं, ऐसे क्रिस्टल होते हैं। तो इनके बीच में जो खाली स्थान होता है, ये जो खाली स्थान आप देख रहे हो ना, ये अंतरकाशी स्थान होता है। इसी को कहते हैं भैया अंतरकाशी स्थान। क्या कहते हैं? अंतरकाशी स्थान। याद रहेगा, इसको अंतरकाशी स्थान कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे परमाणु, यहां पर छोटे छोटे परमाणु इनमें फंस जाते हैं, और यौगिक जो बनता है अंतरकाशी, वो कौन से परमाणु होते हैं? कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, इस तरह के परमाणु इनमें आकर के क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं अंतरकाशी स्थानों में, और बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? अंतरकाशी यौगिक कहलाएगा। तो आप भली प्रकार लिख सकते हो इसका आंसर, जब डी ब्लॉक धातु क्रिस्टल संरचना के मध्य, जब डी, क्योंकि ये डी ब्लॉक धातु ही होंगी, जब डी ब्लॉक धातु क्रिस्टल संरचना के मध्य मतलब बीच में उपस्थित अंतरकाशी स्थानों में उपस्थित अंतरकाशी स्थानों में है ना, ये जो मैंने बताया खाली, जो क्रिस्टल के बीच में खाली है, ठीक है ना, स्थानों में छोटे छोटे परमाणु या छोटे छोटे सरल परमाणु लिख सकते हो, छोटे छोटे सरल परमाणु क्या हो जाते हैं भैया? आकर के छोटे छोटे सरल परमाणु अथवा अणु भी हो सकते हैं, अथवा अणु आकर प्रवेश कर जाते हैं। अणु आकर क्या कर जाते हैं भैया? प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो बनने वाला यौगिक, तो बनने वाला यौगिक, तो बनने वाला यौगिक वाला यौगिक कौन सा यौगिक कहलाएगा बच्चों? अंतरकाशी यौगिक कहलाता है। तो बनने वाला यौगिक अंतरकाशी यौगिक कहलाता है।
जल्दी से बताइए, जो मैं समझा रहा हूं क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक आराम से कर पाओगे? बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? अंतरकाशी यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरकाशी यौगिक कहलाएगा। ठीक है ना। मान लो ये जो है Fe का क्रिस्टल है और बीच में जो है कार्बन आ जाए तो कौन सा यौगिक बनेगा? अंतरकाशी यौगिक बनेगा। ये एग्जाम्पल भी आपको दे के आना है, ये फोटो आपको बना के आना है वहां पे। ठीक है। तीसरा क्या है भैया? मिश्र धातुएं क्या होती है? फटाफट से आ जाइए, अगला क्वेश्चन है। ये तो मैंने बता ही दिया। संक्रमण तत्व क्या होते हैं भाई? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और कौन से होंगे? ये डी ब्लॉक तत्व होंगे। क्या होंगे? ये डी ब्लॉक तत्व होंगे। इतना ही लिखना है, डी ब्लॉक तत्व होंगे। और चुंबकीय गुण एवं उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। बिल्कुल। किसके कारण? तो चुंबकीय गुण और उत्प्रेरक गुण दर्शाने का कारण है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इनमें चुंबकीय गुण और उत्प्रेरकीय गुण भी होता। अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं भाई ये क्वेश्चन। ठीक है ना। मिश्र धातु क्या है? लैंथेनाइड धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए और इसके उपयोग भी बताइए। तो मिश्र धातु अगर आपसे पूछता है तो मान के चलिए, देखो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कुछ ये धातुओं के क्रिस्टल हैं, ठीक है, और कुछ ये धातुओं के क्रिस्टल हैं भाई। देखो ये मान के चलिए कुछ ये धातुएं हैं और कुछ ये हैं। ये मैं मान लेता हूं X धातु और ये मान लेता हूं मैं Y धातु। Y धातु। ठीक है। तो देखो इसका मान लो मैंने यहां पे ये क्रिस्टल बना दिए, तो मान लो इसका एक X यहां आ गया और ये Y यहां आ गया, फिर एक X आ गया, फिर एक Y आ गया। तो ये मिश्र धातु बनी। देखो ये Y क्रिस्टल हैं और ये X क्रिस्टल हैं। तो ये जो धातु बनी है आपके सामने, ये मिश्र धातु होती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताया है। ये क्या होती है भैया? मिश्र धातु। बात समझ आ गई? लिख सकते हैं डी ब्लॉक तत्वों के समांगी मिश्रण को। ये डी ब्लॉक तत्व होंगे। ये तत्व कौन से होंगे? ध्यान रखना, ये डी ब्लॉक धातु होंगे, डी ब्लॉक तत्व होंगे। डी ब्लॉक तत्व आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आप सीधा सा क्या लिखोगे? अरे मैं एग्जाम्पल कहां दे रहा हूं? ये यहां। चलो कोई बात नहीं है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की और इसे लिखेंगे यहां पे। ठीक है, इसे लिखेंगे यहां। तो क्या लिखोगे? डी ब्लॉक तत्वों के, इसका आंसर लिखोगे बच्चों डी ब्लॉक तत्वों के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, या समांगी मिश्रण से मिलकर बने, समांगी मिश्रण से मिलकर बनी धातु, से मिलकर बनी धातु मिश्र धातु कहलाते हैं। मिश्र धातु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया? मिश्र धातु कहलाती। ठीक है, कहोगे मिश्र धातु के बनने वाले, मिश्र धातु के बनने का प्रमुख कारण अगर आपसे पूछे, मिश्र धातु के बनने का प्रमुख कारण आपसे पूछता कि भाई इनका बनने का प्रमुख कारण क्या होता, कह देना डी ब्लॉक तत्वों का समान आकार होना। बनने का प्रमुख कारण डी ब्लॉक तत्वों का इनका आकार समान होना चाहिए, तब एक का क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तत्वों का समान आकार होता है, का समान आकार होता है, समान आकार होता है। ये आपको बेटा कहां मिलेंगे? आपके पेपरों में छपे हुए मिलेंगे। जैसे मिस मेटल, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे
तो आप लिखोगे जैसे मिस मेटल। क्या लिखोगे भैया? मिस मेटल। पूछे मिस मेटल में क्या क्या होता है, तो सेरिनियम होता है, सी होता है, लेंथेनम होता है, एल होता है, ध्यान रखना, एफ भी आ सकते हैं इसमें, और प्रोसीडियम भी होता है। इसमें क्या होता है? प्रोसीडियम तत्व भी होता है। तो इनसे मिलकर के बनी होती है। तो इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि सभी तत्वों का आकार क्या होना चाहिए? आकार भैया इनका समान होना चाहिए। वहीं आपसे अगर इसका उपयोग पूछा जाता है तो धीरे से उपयोग लिख देना। ये जो बंदूक की गोली के कवच होते हैं, तो लिख देना बंदूक की गोली के कवच, बंदूक की गोली के कवच इसी के होते हैं, ध्यान रखना। बंदूक के कवच भी, गोली के कवच भी, वो इसी के बने होते हैं। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या? तेजी के साथ बताइए, यहां तक एक भी बच्चे को कोई भी समस्या? अगर कई देखो, इसके चाहो तो और एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग, इसके चाहो तो आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, इसके और एग्जाम्पल ले सकते हो, उदाहरण। जो लिख रहा हूं उतना ही आप अपने पेपर में लिखे आना, एक भी नंबर बच्चों आपका नहीं कटेगा, बस लिखे आना। देखो, पीतल मिश्र धातु होती है, नहीं होती? पीतल आप कहोगे बिल्कुल होती है, जिंक और कॉपर से मिलकर बनी होती है। कई बार पूछ लेगा क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, तो कह देना जिंक और कॉपर होता है। वही कांसा पूछे आपसे तो कांसा भी मिश्र धातु होती है। पूछे ये किसका बना होता है, तो कॉपर और टिन का बना होता है। इसमें कॉपर होता है और साथ में टिन होता है, ध्यान रख लेना। गन कॉटन पूछे तो गन कॉटन भी होता है, गन कॉटन भी मिश्र धातु है, ध्यान रखना। गन कॉटन भी क्या है बच्चों? मिश्र धातु है। पूछे किससे मिलकर बना होता है, तो इसमें कॉपर टिन के साथ जिंक और होता है, कॉपर टिन के साथ जिंक और होता है। तो इसमें जिंक, कॉपर और टिन, ये इन तीन धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला पूछे जर्मन सिल्वर, क्या? जर्मन सिल्वर। ये अगर आपसे पूछा तो इसमें भी कह देना कि भाई इसमें कॉपर जिंक के साथ, कॉपर और जिंक के साथ निकेल होता है। क्या होता है भैया? निकेल होता है। वहीं आपसे स्टील पूछे तो स्टील भी क्या है? मिश्र धातु है। इसमें भैया लोहा और टिन होता है बच्चों। क्या होता है? लोहा। और ये सब क्या है? मिश्र धातु है। ये एग्जाम्पल आपको देके आने ही आने। वहीं कुछ धातु ऐसी हैं जो मिश्र धातु नहीं बनाती बच्चों, कुछ धातु ऐसी हैं जो मिश्र नहीं बनाती, धातु के अमलगम बनाती हैं, धातुओं के अमलगम बनाती हैं, अमलगम। ये कौन होती है? तो मरकरी के साथ, ज्यादा ध्यान रख लेना, मरकरी के साथ। देखो, चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो, ठीक है, ये अगर मरकरी के साथ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? अमलगम बनाती हैं। सोडियम भी अगर मरकरी के साथ मिलेगी तो अमलगम बनाएगी। एक धातु ऐसी है ये सब अमलगम बनाएंगी। ये जिंक अमलगम, कॉपर अमलगम, ये सब धातुओं के क्या है? अमलगम है। ये क्या है? धातुओं के अमलगम। ये मिश्र धातु नहीं बनाएंगी मरकरी के साथ। एक धातु ऐसी है लोहा, Fe जो है, नोट करके लिख लेना, Hg के साथ अमलगम नहीं बनाती, के साथ अमलगम नहीं बनाती। तो ये चीज क्या लिखोगे आप लोग? नोट करके लिखोगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तेजी के साथ बताइए, मेरी आवाज में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अब इसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन ये होगा बेटा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही इंपोर्टेंट, ये तो मैंने बता ही दिया। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के 4 लक्षण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और उतने ही मन से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम आपको लिखवाएंगे। तो पूरे मन से इनके लक्षण, एक तरफ मैं लेंथेनाइड ले रहा हूं और एक तरफ भाई क्या ले लेंगे? एक्टिनाइड ले लेंगे, ठीक है ना, एक तरफ एक्टिनाइड ले लेंगे। सॉरी बच्चों, तो आया लेंथेनाइड में क्या लिखोगे? लेंथेनाइड श्रेणी में संकुचन होता है। लेंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है? संकुचन। श्रेणी में तो सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूं कौन श्रेणी लेंथेनाइड है, कौन एक्टिनाइड है, ठीक है, ये समझा देता हूं आपको। तो देखो
यहां जो बच्चों आप देख रहे हो ना, देखो ये यहां जो आप देख रहे हो नीचे एफ ब्लॉक तत्व जो होते हैं ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ये ध्यान रख लेना। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। पहली तो बात यह कि ये एफ ब्लॉक तत्व होते हैं, ध्यान रखना। और देखो लैंथेनम से लेकर के ल्यूटेनियम तक, मतलब परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के परमाणु क्रमांक बच्चों 71 कहां से? 57 से लेकर के, ये तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, ध्यान रखना। कौन सी श्रेणी है ये? तो लैंथेनाइड श्रेणी, अभी मैं लिखवाऊंगा लैंथेनाइड श्रेणी है, ये ध्यान रखना। नीचे वाले 89 से लेकर के 103 तक के तत्व 103 कहां से? 89 से। ये एक्टिनाइड से शुरू होता है, इसीलिए एक्टिनाइड श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है बेटा? ये एक्टिनाइड। ये भी एफ ब्लॉक तत्व हैं और ये भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं बच्चों जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें खुद पे खुद निकलती है। तो आप लोग ध्यान रखना, इन्हीं को मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन्हीं तत्वों को मैं आपको बच्चों कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा ही नहीं जाता, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी ध्यान रख लेना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पहला लिखोगे लैंथेनाइड श्रेणी में संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन होता है। लैंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है भाई? संकुचन होता है। क्या होता है? पहला बात, एक्टिनाइड में भी संकुचन होता है, इसके भी लक्षण लिखोगे तो इसमें भी क्या लिखोगे? एक्टिनाइड में भी संकुचन होता है, एक्टिनाइड श्रेणी में भी संकुचन होता है। पहला पॉइंट ये लिखोगे। दूसरा अगर बात करूं तो ये जटिल और संकर यौगिक बनाते हैं और वो भी बनाते हैं जटिल व संकर यौगिक, जटिल व संकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट यौगिक बनाते हैं। जैसे K4FeCN6 तो क्या है? काफी जटिल है या नहीं है? तो इसमें भी लिख देना, ये भी जटिल संकर यौगिक बनाते हैं, यह भी जटिल संकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। तीसरा, यहां परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ेगा, तो लिख देना जेड बढ़ने पर, जेड बढ़ने पर, जेड परमाणु क्रमांक होता है, बढ़ने पर गलनांक व क्वथनांक, व क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा, ध्यान रख लेना। और यहां भी बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, जेड बढ़ने पर गलनांक व क्वथनांक बढ़ेगा, व क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा भाई, ये चीज ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। ये कठोर धातु होते हैं, ध्यान रखना। चौथा है कठोर धातु होती हैं, ये कठोर धातु होती हैं, भाई धातुएं तो कठोर, और ये अत्याधिक कठोर होती है, ये क्या लिखोगे? अत्याधिक कठोर धातु होती हैं, अत्याधिक कठोर धातु होती हैं। क्या होती है बच्चों? ये अत्याधिक कठोर धातु होती हैं, ध्यान रखना। इनमें चुंबकीय गुण होता है, ध्यान रखना, ये भी लिखना, चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है। और एक्टिनाइड में भी चुंबकीय गुण होता है, ध्यान रखना, एक्टिनाइड में भी चुंबकीय गुण होता है, तो इसमें भी लिखोगे चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है। क्या होता है भाई? चुंबकीय गुण होता है। दूसरी बात, कृत्रिम विधि द्वारा बनाए जाते हैं, ये चाहो तो आप नेचुरल बना सकते हो, मतलब कृत्रिम विधि द्वारा बना सकते हो प्रयोगशाला वगैरह में, तो कृत्रिम विधि द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम विधि द्वारा बना सकते हैं।
मतलब मनुष्य जो है प्रयोगशाला में इनको बना सकते हैं, और ये भी कृत्रिम विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं, कृत्रिम विधि द्वारा बना सकते हैं, ठीक है ना, ये भी बना सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी 14 तत्व होते हैं, ध्यान रखना 14 तत्व होते हैं, और इसमें भी भैया कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व। मैंने 4 की जगह आपको 7 7 8 8 क्या करा दिए। तो इसमें भी रेडियो एक्टिवता के गुण पाए जाते हैं, 8वां लिख लो, रेडियो एक्टिव गुण, रेडियो एक्टिव गुण। इसका मतलब होता है इनसे अल्फा बीटा गामा किरणें खुद निकलती हैं, और ये भी 8वां पॉइंट, इसमें भी रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं, यूरेनियम वगैरह इसी के रेडियो एक्टिव गुण इसमें भी पाए जाते हैं। ये चीज दिमाग में डाल लो अपने में, ठीक है ना। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ अगर मैं बात करूं थोड़ा सा 1-2 ऑप्शन की, तो ध्यान रखना ये पूछेगा निम्न में से कौन यौगिक रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो बेटा इसमें ये Cu1 पॉजिटिव मतलब ये मिलेगा Cu2 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 3D9 बैठेगा, और 3D9 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, 9 इलेक्ट्रॉन तो प्रोन है आपको, तो देखो ये 9 इलेक्ट्रॉन प्रो, यहाँ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये तत्व क्या होगा, रंगीन। ये सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो ये रंगीन यौगिक नहीं बनाते, ये रंगीन यौगिक बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। कह रहा है H2SO4 में KMnO4 की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर यह हरा तेलीय प्राप्त होता है, तो अत्याधिक विस्फोटक प्रकृति का होता है, इस यौगिक की पहचान करिए। तो इसमें MnA2O7 है, याद रखना ये अत्याधिक प्रकृति का होता है, और किसी से भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पहले तो दिमाग में डाल लो, किसी से ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चलें आगे, आपसे पूछेगा तत्वों की चुंबकीय प्रकृति अयुगलित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर निर्भर करती है, उस संक्रमण तत्व के विन्यास की पहचान कीजिए जो उच्चतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। तो भैया देखो ये ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है Nn+2, ये लगा देना, ये इस फॉर्मूला से जिसका भी मान ज्यादा आएगा, ठीक है ना, ये बोहर मैग्नन इसका मात्रक होता है, जिसका भी मान ज्यादा आएगा वो क्या हो जाएगा, वो भैया ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। यहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है, तो यहाँ लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगी 3D5 जो यहाँ आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ n बराबर 5 और किसी में नहीं आ रहे, और देखो इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसमें भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5, क्योंकि D5 है तो D में 5 के 5 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो इसीलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से तो n बराबर 5 यहाँ लगाओगे तो मान ज्यादा निकल के आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा, ठीक है। लेंथेनाइट सेडिमेंट में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी में पाई जाती है, तो ध्यान रखना +3, सभी में +3 ऑक्सीकरण संख्या कॉमन है, +3 तो सबकी मिलेगी, प्लस परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या करते नहीं करते ये प्रदर्शित, तो +3 तो इन सबकी मिलेगी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, ध्यान रखना। एक्टिनाइट श्रेणी में 14 तत्व होते हैं, कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, देख लो कौन नहीं है इसमें, उधर देख लो भाई, FM उसमें है, देखो सब लोग, क्या TM दिखाई दे रहा है, तो TM किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी TM दिखाई दे रहा है इसमें नहीं, भाई यही तत्व श्रेणी तो एक्टिनाइट श्रेणी है, यही तो AC89 से स्टार्ट होती है, तो इसमें TM नहीं है, इसीलिए TM इसका क्या हो जाएगा। ये सभी तत्व कौन सी श्रेणी के हैं भैया, ये सब पूछे गए हैं, ये एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं, ध्यान रखना। निम्न में से 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आप खुद ही करके बताना, ठीक है ना, ये आपके लिए खुद ही होमवर्क में मैं दे रहा हूं। कह रहा है संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है, तो देखो 4D श्रेणी का कहां से पहचान लोगे, यहां से पहचान लोगे, देखो ये है 4D श्रेणी का, तो 4D श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है, 39 परमाणु क्रमांक से लेकर के 48 तक, तो देख लो 4D देखो 3D स्टार्ट होती है परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक, यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, 39 परमाणु क्रमांक से लेकर के 48 तक। 5D 57 से लेकर के 80 तक होती है, और 6D जो होती है बच्चा वो 89 से लेकर के 112 तक होती है, ध्यान रखना। तो अभी इसने 4D पूछा है, तो 4D भैया कौन सा हो जाएगा, 47, ये हो जाएगा, 39 से 48 तक तो यही आ रहा है बीच में। अब आगे आ जाइए, कह रहा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, इसमें जब आपको अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त करनी है तो कौन से इलेक्ट्रॉन, मेरी आवाज में किसी को कोई दिक्कत, ये बताइए पहले,
मेरी आवाज में किसी को कोई भी परेशानी नहीं है? ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और यहां रह गया होगा, 7 है या नहीं है? चलो गायब हो गया यहां से। ये रहा, किसका निम्न में से किस धातु का गलनांक और क्वथनांक अधिकतम है? ध्यान रखना, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप थोड़ा सा सबका याद रखना। इसका जो होता है वो 1768 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टंगस्टन का होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछे पैलेडियम का तो 1555 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। और आपसे सोने का पूछे तो ये 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं आपसे हीरा का पूछे, हीरा का सबसे ज्यादा होता है डायमंड का, ये 3727 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसमें हीरा ऑप्शन नहीं है, टंगस्टन ऑप्शन है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछे संक्रमण धातु जो पर्वतीय ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित नहीं करती, जिंक नहीं करती, क्योंकि जिंक का डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है, 3D10 होता है, इसीलिए जिंक जो है परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करती है। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वहां रंगीन आयन बनते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। प्रतिचुंबकीय आयन कौन से होते हैं? जिसमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। प्रतिचुंबकीय की आपसे पूछे सीधा जवाब देना, जिनमें क्या होते हैं? कह रहा जिनमें सब एक तो अनुचुंबकीय होते हैं, एक प्रतिचुंबकीय होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अनुचुंबकीय पूछे आपसे, क्योंकि ये अनुचुंबकीय पूछा है, तो अनुचुंबकीय पूछे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Fe में मिलेंगे। ये Fe जो होता है 26 होता है 2 पॉजिटिव, तो यहां मिल जाएंगे आपको 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो ये 3d6 होगा, 3d6 तो 4 मिलेंगे, इसीलिए यहां तो ये आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? यहां तक बताइए तेजी के साथ, नहीं है? और वहीं आपसे अगर ये पूछे तो देखो ये आप बताओगे इसका आंसर कौन सा होगा, ये मैं आपके लिए देता हूं, ठीक है ना। तो ये आज के लिए कुछ डी ब्लॉक टेस्ट मैंने पूरा खत्म कर दिया है, ये तैयार कर लेना, आपके पेपर में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। मजेदार तरीके से आप क्या कर पाओगे? अपने पेपर को कर पाओगे। डी और एफ ब्लॉक तत्वों की समस्या आपकी फिनिश। तो वन शॉट क्लास आपको ये मिलती रहेंगी, मन लगा के पढ़िए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और बच्चों अपने स्टेटस पर लगाइए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों। भारत माता की जय।